क्यों डरें कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचें कि बुरा ही होगा। बढ़ते चल तू अपनी मंजिल की ओर हर पल, क्योंकि मंजिल मिले ना मिले लेकिन हर पल तजुर्बा तो नया होगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं आपका अपना दोस्त बीके वर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा द इलेक्ट्रिशियन में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी। तो दोस्तों, हमने जो अभी चैप्टर पढ़ चुके हैं वैद्युतिक मापक यंत्र, इससे पिछला चैप्टर था जिसके चारों पार्ट और उससे संबंधित प्रश्नोत्तरी आप देख सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल में अपलोडेड हैं। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है जो आपकी निजी जीवन से संबंधित है, जिसका उपयोग आप निजी जीवन में हर पल करते हैं, जिसका नाम है वैद्युतिक उपकरण। जो हमारे घरेलू वैद्युतिक उपकरण है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे घरेलू उपकरण में आ जाते हैं आपके टीवी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, प्रेस और जो भी आप फ्रिज वगैरह जो भी घरों में यूज करते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि वो किस तरह से कार्य करते हैं, उनमें बिजली की खपत किस प्रकार से होती है। देखिए दोस्तों, आजकल बिजली इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है हमारे लिए कि उसके बिना जीवन की कल्पना तो कर ही नहीं सकते। बिल्कुल रोजमर्रा की उठते से लेकर सोने तक बिजली से संबंधित हर कार्य हम करते हैं, उसी से बिल्कुल जुड़े हुए हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके आगे विषय में कि इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, किन किन अप्लायंसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं जिनका उपयोग हम डेली करते हैं और करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। तो वो कैसे कार्य करते हैं विद्युत से, क्या उनकी सिद्धांत होता है, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स लगे होते हैं, क्या क्या चीजें उनमें होती हैं अंदर। चलिए बात करते हैं अब हम। सबसे पहला हमारा जो आने वाला है उसका नाम है यहाँ पर रूम हीटर। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रूम हीटर के बारे में। देखिए, ठंडियों के मौसम में आप लोग घरों में यूज करते ही हैं इस प्रकार के हीटर को। आजकल तो फैन वाला रूम हीटर आ गया है। तो उन चीजों में ये चीजें क्या है, आजकल रॉड वाली भी उपयोग करते हैं, बहुत से लोग उपयोग करते हैं। तो इसमें देखिए क्या क्या होता है। ये आपको दिख रहा है चित्र, ये दिख रहा है एक रूम हीटर का, ठीक है, जो कमरे को गर्म करने के लिए इसका उपयोग किया जाता था या किया जाता है, अभी भी किया जाता है। इसमें देखिए क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले तो इसकी एक बॉडी होती है। क्या होती है ये एक बॉडी होती है जिसमें क्या होता है, ये एक सिरेमिक की रॉड लगी होती है, इसको हीटिंग एलिमेंट कहते हैं। ये क्या होती है, सिरेमिक की एक रॉड होती है। आपको चित्र भी दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पर, सिरेमिक रॉड। ये इस प्रकार से एक रॉड होती है जो इसके अंदर लगी होती है और उस रॉड के अंदर हीटिंग एलिमेंट्स लगे होते हैं, यानी कि नाइक्रोम। काय का बनता है वो हीटिंग एलिमेंट, नाइक्रोम का बनता है, ठीक है। क्यों बनाते हैं नाइक्रोम का, देखिए नाइक्रोम का जो गलनांक होता है वो 1400 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, ठीक है। और नाइक्रोम जो तार है वो निकेल और क्रोमियम दो धातुओं से मिलकर बना होता है, मिश्र धातु है। देखिए मिश्र धातु है तो इसका क्या होता है, इसका रेजिस्टेंस बहुत अधिक होता है। क्या होता है, इसका आर जो प्रतिरोध है वो सबसे अधिक होता है, जिससे कि ये विद्युत धारा के मार्ग में काफी रुकावट उत्पन्न करती है, इससे गर्म होती है और रोशनी देती है। देखिए मैंने आपको पहले बताया था, कोई भी चीज, कोई भी धातु अगर 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर चल रही है, 900 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म हो रही है, तो वो केवल हमें हीट देती है। क्या देती है, हीट, यानी कि उष्मा देती है। लेकिन इसको 900 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर तक जब गर्म किया जाता है तो हीटिंग के साथ में ये क्या देती है, प्रकाश भी देती है। तो आपने देखा होगा ये जो हीटिंग एलिमेंट, जो हीटर की रॉड होती है, ये रॉड हमें प्रकाश भी देती है, उजाला भी देती है, ठीक है। तो देखिए इसीलिए इसका उपयोग यहाँ पर किया जाता है, किसका, नाइक्रोम तार का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। दूसरा जो ये रॉड होती है ना, ये जो रॉड जो मैंने आपको बताया अभी, ये रॉड होती है सिरेमिक पदार्थ की, ठीक है। सिरेमिक पदार्थ वो पदार्थ होता है जो कि अपने अंदर क्या करता है, विद्युत रोधी कौन सा होता है, ये उष्मा रोधी होता है। मतलब अपने मार्ग में उष्मा का रोधन बहुत ज्यादा करता है, यानी कि ये उष्मा को अवशोषित कर लेता है और इसमें ऐसा गुण होता है कि ये उष्मा को विकिरित कर देता है। क्या करता है, उष्मा को परावर्तक भी कर देता है, ये अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो इसीलिए ये यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, ठीक है, सिरेमिक पदार्थ। तो इसके अंदर वो एलिमेंट होता है जो बहुत अधिक उष्मा उत्पन्न करता है। वो उष्मा इस रॉड के माध्यम से इसके पीछे लगी होती है, ये एक लोहे की पत्ती, काय की होती है, आयरन की पत्ती होती है, जिसको क्या होता है, निकेल और क्रोमियम, ठीक है, निकेल प्लस क्रोमियम, निकेल और क्रोमियम के से आलेपित कर दिया जाता है, यानी कि पॉलिश कर दी जाती है, ठीक है, पॉलिश कर दिया ताकि इसका ऑक्सीडेशन ना हो पाए, ठीक है। तो यहां से जैसे विद्युत धारा इसमें एंटर हुई
ये गर्म हुआ, गर्म होने के कारण पीछे की तरफ से ये बंद होता है कुछ इस प्रकार का। ये चित्र देख लीजिए आप, कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, तो इस चित्र में आपको दिख रहा है ये रॉड दिख रही है, इसके पीछे एक रिफ्लेक्टर लगा है जो उष्मा को क्या करता है, बाहर की ओर फेंकता है। ठीक है, परावर्तक कर देता है कमरे की ओर, जिसका जहां पे हम रखते हैं वहां पर इसको ये पीछे जैसे ही इसमें रोशनी जाती है उसमें जाती है तो ये इसको परावर्तक करके बाहर की ओर फेंकता है। ठीक है, और जो सामने दिख रही है आपको ये जाली, ठीक है, ये जाली इसको बोलते हैं हम ग्रिल। ये ग्रिल भी निकिल क्रोमियम से आलेपित होती है। ठीक है, इससे इसको क्यों लगाया जाता है बताइए? इसको इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ये हमारे साथ जो है मानव टच को दूर करती है इस रॉड से, यानी कि हम इसको ना छू पाए। घर में बच्चे होते हैं, कहीं गलती से अगर इसमें हाथ रख गया तो हमें करंट का झटका ना लगे, हमें कोई शॉक ना लगे, इसीलिए ये इसमें रॉड की भी सुरक्षा है, साथ में मानव की भी सुरक्षा इसमें ग्रिल के वजह से रहती है। यहाँ पर ये स्टैंड लगा दी जाती है इसको रखने के लिए। ठीक है, तो ये क्या होता है, पोर्टेबल टाइप में होता है, इसको हम कहीं भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम रूम हीटर का प्रयोग यहाँ पर करते हैं। तो इसमें देखिए मेन पार्ट क्या होते हैं, ये रिफ्लेक्टर होता है, ये रॉड होती है। ठीक है, काय की होती है, ये हीटिंग एलिमेंट इसके अंदर होता है, इस रॉड के अंदर सिरेमिक रॉड होती है। नाइक्रोम का तार हम यहाँ उपयोग करते हैं, निकिल और क्रोमियम से बना होता है नाइक्रोम। 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको गर्म करने के लिए यहाँ पर बनाया जाता है, इस तरह से डिजाइन इसको किया जाता है। लेकिन ये 900 डिग्री से ऊपर कार्य कर सकता है क्योंकि इसका ताप गुणांक कितना होता है, 1400 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इससे ज्यादा अगर अपन गर्म करेंगे तो ये नाइक्रोम का तार यहाँ पर टूटने लगेगा या यहाँ पर ये जो रॉड है हमारी खराब भी हो जाएगी। ठीक है, तो ये होता है रूम हीटर। अब बात करते हैं हम जो हम डेली उपयोग करते हैं उस उपकरण के बारे में जिसका नाम है प्रेस, इस्त्री। ठीक है, जिसका नाम है विद्युत प्रेस या इलेक्ट्रिक आयरन, उसको हम इस्त्री भी कहते हैं जनरली भाषा में। देखिए पहले चलती थी कोयले वाली, आपने देखा होगा जो प्रेस करने वाले जो दुकानदार होते हैं वो कोयले, उसमें क्या कुछ नहीं होता, सिर्फ एक कास्ट आयरन का इतना बड़ा बॉक्स होता है, उसमें उसको रख करके उसमें कोयल डाल के उसकी बेस प्लेट को गर्म किया जाता है। ठीक है, तो वो एक मैकेनिकली होता है, वो भी तापीय विद्युत प्रक्रिया के ऊपर ही डिपेंड करता है जो उसको बेस प्लेट को वो गर्म कर देता है। लेकिन आजकल क्या होता है, विद्युत प्रेस, आजकल बिजली हो गई तो भैया बिजली के हिसाब से आजकल उपकरण बनाने लगे। ठीक है, कि बिजली से चले, ऐसा कुछ करिए कि कोयले की खपत ना हो, उसके लिए इलेक्ट्रिक आयरन बनाया गया। देखिए सबसे पहले ये दो प्रकार की होती हैं, ये एक होती है साधारण प्रेस होती है। ठीक है, जो साधारण प्रेस होती है वो आजकल उपयोग में बहुत कम लाई जाती है। एक होती है ऑटोमेटिक, मैं बताऊंगा दोनों में क्या अंतर होता है। चलिए सबसे पहले साधारण प्रेस की आप बात कर लेते हैं। आपके घरों में पहले एक बहुत ही वजनदार एक प्रेस हुआ करती थी, जिसमें बहुत वजन होता था, उसको हम साधारण प्लेट बोलते हैं। उसमें क्या होता, देखिए सबसे पहले जो सबसे नीचे आप देखते थे चिकना चिकना जो वो सिस्टम होता था उसको हम बोलते थे क्या, वो है हमारा बेस प्लेट। क्या बोलते हैं उसको, बेस प्लेट बोलते हैं, जो कि कास्ट आयरन यानी कि ढलवा लोहे से बनाई जाती है। कैसे, ढलवा लोहे से बनाई जाती है। ठीक है, उसके ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर एक जो होता है सनमाइका, या उसको माइका बोलते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं, माइका या अभ्रक, क्या बोलेंगे, अभ्रक। इस अभ्रक की 2 लेयर होती है, इसके अंदर कितनी लेयर होती है, अभ्रक की 2 लेयर होती है। और ये जो अभ्रक होता है ये लगभग 500 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान सह सकता है अभ्रक, इसीलिए इसका प्रयोग वहां पर किया जाता है। इस अभ्रक, 2 अभ्रक की दोनों 2 पत्तियों के बीच में हीटिंग एलिमेंट लगाया जाता है। ये दिख रहा है आपको, ये है अभ्रक। ठीक है, ये माइका है, इस माइका में ही ये हीटिंग एलिमेंट लगाया जाता है। और इसको देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये जो माइका होता है इन दोनों के बीच में लगाया जाता है कौन सा, नाइक्रोम का। किसका, नाइक्रोम का हीटिंग एलिमेंट। ठीक है, मैंने बताया था नाइक्रोम ही क्यों प्रयोग किया जाता है। पहली बात तो 1400 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान होता है, ये सह सकता है। ठीक है, दूसरा ये जो होता है अपना रेजिस्टेंस इसका हाई होता है। क्या होता है, रेजिस्टेंस हाई होने के कारण ये विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, जिसके कारण गर्मी पैदा होती है। ठीक है, तो और यहाँ पर देखिए प्रेशर प्लेट, अब क्या होगा, जैसे ही ये अभ्रक रख दिया मैंने बेस प्लेट, यहाँ पर देखिए सबसे नीचे हो गया बेस प्लेट, उसके ऊपर मैंने यहाँ पर अभ्रक रख दिया जिसमें हीटिंग एलिमेंट रख दिया। इसके ऊपर मैं रखूंगा एक एस्बेस्टस, क्या होती है, एस्बेस्टस। ये देखिए एक मिट्टी टाइप में आपने देखा होगा, एस्बेस्टस बोलते हैं उसको। ये क्या होता है, विद्युत धारा की कुचालक होती है, लेकिन उष्मा को भी ये क्या करती है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने
नहीं देती है, जिससे क्या होता है जब ये हीटिंग प्लेट गर्म होती है, ये माइका के साथ में जो हमारा लगा है उष्मक तंतु, ये जब गर्म होता है तो सिर्फ बेस प्लेट ही गर्म होती है, ऊपर की प्रेशर प्लेट गर्म नहीं होने देती है, क्योंकि इसके बीच में क्या लगा है, यहाँ पर ये एस्बेस्टस लगा होता है, ठीक है, जो कि उष्मा को एक आर पार नहीं जाने देता है, ठीक है। और इस प्लेट जो अभ्रक है इसके ऊपर ये एक दबाव बनाकर रखता है। देखिए जो माइका होता है ना वो विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन 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 उष्मा का सुचालक होता है, यानी कि उष्मा को वो अपने अंदर से गुजरने देता है बहुत अच्छी तरीके से, इसीलिए भी अभ्रक का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। अब इस अभ्रक, इस जो एस्बेस्टस है, इस एस्बेस्टस के ऊपर फिर से एक ढलवा लोहे की प्रेशर प्लेट लगा दी जाती है, ठीक है। ढलवा लोहे की क्या लगा दी जाती है, प्रेशर प्लेट ऊपर से रख दी जाती है, उसी के ऊपर हैंडल वगैरह सब कुछ कस के उसको एक प्रेस का जो इलेक्ट्रिक आयरन है उसका स्वरूप दे दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे मुख्य चीज तो आपको याद रखना है कि बेस प्लेट किसकी बनती है, ढलवा लोहे की बनाई जाती है। दूसरा, इसमें माइका अभ्रक होता है, उसका तापमान कितना डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, 500 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये तापमान सह सकती है। दूसरा, इसमें नाइक्रोम का हीटिंग एलिमेंट प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जिसका टेम्परेचर कितना होता है, 1400 डिग्री सेंटीग्रेड ताप गुणांक इसका होता है, तापमान सहने की क्षमता होती है इसकी, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ पर एक ये मिट्टी होती है, इसको हम एस्बेस्टस कहते हैं, इसकी पर चढ़ा दी जाती है, उसके ऊपर फिर से ढलवा लोहे को यहाँ पर चढ़ा दिया जाता है। देखिए जो बेस प्लेट होती है ना, उसको चिकना करने के लिए इस पे क्या होता है, सिरेमिक की पर चढ़ाते हैं, काहे की सिरेमिक की एक पर चढ़ाई जाती है यहाँ पर इस बेस प्लेट के नीचे, चिकना होता है ना, आपने देखा वो पॉलिश वॉलिश निकलती है, तो वो होती है सिरामिक प्रकार का एक पदार्थ होता है, धातु होती है, उसकी यहाँ पर चढ़ाई जाती है उसको, क्योंकि उसको चिकना करने के लिए, ठीक है। तो ये होती है हमारी विद्युत प्रेस। अब आते हैं हम ऑटोमेटिक प्रेस। देखिए ऑटोमेटिक प्रेस और विद्युत प्रेस में ज्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ एक ही चीज का अंतर है, सेम इसका सारी चीजें एक सेम ही होती है। इसमें सिर्फ क्या होता है, थर्मोस्टेट विधि प्रयोग की जाती है। कौन सी विधि, थर्मोस्टेट। हमने इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा है उसमें थर्मोस्टेट कपल विधि के बारे में पढ़ा था, जिसमें दो अलग अलग प्रकार की जो हमारी पत्तियां होती है उनको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। जब वो पत्ती गर्म होती है तो वो क्या होती है, वो जैसे मान के चलिए यहाँ पे सर्किट से जुड़ी हुई है, तो जैसे ये गर्म होगी तो ये जो है गल के कहाँ जाएगी, ढीली होके, या फिर थोड़ी सी इसमें लूजपन हो जाएगा, तो ये सर्किट को यहाँ पर तोड़ देती है, ठीक है, जैसे ही वो गर्म होती है। तो यहाँ पर अलग अलग तरह की पत्ती उपयोग करेंगे, दोनों ही एक ही धातु की पत्ती उपयोग नहीं करते हैं, इसी को हम थर्मोस्टेट कहते हैं। इसके जंक्शन बिंदु को यहाँ पर गर्म हो जाता है, जिससे एक पत्ती तो ठंडी बनी रहती है और एक पत्ती रहती है गर्म, तो जो पत्ती गर्म रहती है वो क्या होती है, वो सर्किट को तोड़ देती है, और ठंडी होती है तो वापस सर्किट को जोड़ देते हैं, ठीक है। उसमें इंडिकेटर लगा होता है बाहर प्रेस के ऊपर, जो है बताता है कि यहाँ पर ये प्रेस फुल गर्म हो गई, तो वो सर्किट को ऑटोमेटिक कट कर देता है। तो ज्यादा अंतर नहीं होता, सेम प्रक्रिया इसी प्रकार की, उसमें भी इस प्रकार से ये माइका लगी होती है, हीटिंग एलिमेंट होता है, बेस प्लेट होती है, प्रेशर प्लेट होती है, एस्बेस्टस होता है, सब कुछ होता है। सिर्फ अंतर होता है तो एक थर्मोस्टेट का, जिसकी वजह से वो उसको ऑटोमेटिक बना देती है, ठीक है। इसका उपयोग देखिए तापमान ज्ञात करने के लिए भी किया जाता है, कितने तापमान पर इसको सेट किया जाता है, वहां पर एक रोटर लगा होता है इस प्रकार से, उससे हम क्या करते हैं, उस प्रेस को यहाँ पर हम सेट कर देते हैं कि हमें इतने टेम्परेचर पे इसको चलाते रहना है, तो वो वहां पर जैसे ही वो टेम्परेचर पहुंचेगा वहां पर थर्मोस्टेट ऑन हो जाएगा, तो ये क्या होगा, करंट की सप्लाई को काट देगा, जिससे बंद हो जाएगा। फिर जैसे ही वो ठंडा होगा तो वापिस अपनी पुनः स्थिति में पहुंच जाएगा, ठीक है। इसके लिए क्या होता है, तांबे की या लोहे की हम यहाँ पर पत्ती उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि तांबे में वो तन्यता के गुण होते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया विद्युत प्रेस के बारे में, जो साधारण और ऑटोमेटिक प्रकार की होती है। और दूसरी चीज ये है कि इनकी जो वाटेज होती है, देखिए यहाँ पर साधारण प्रेस की वाटेज लगभग 750 वाट तक मैक्सिमम होती है, ठीक है। ये हमारी 200 वाट, 500 वाट, 750 वाट तक की हो सकती है, ठीक है। लेकिन जो ऑटोमेटिक प्रेस है वो हमें 1000 वाट तक की मार्केट में मिल जाती है, ठीक है, क्योंकि भार में भी थोड़ी सी ये हल्की कही जा सकती है, ठीक है। देखिए इन सब प्रेसों में एक प्रेस और आती है, इसको हम बोलते हैं कौन सी, भाप प्रेस, ठीक है। भाप प्रेस होती है, ये कुछ नहीं होता, उसमें सेम टू सेम यही प्रोसेस पूरी होती है जो वो वाली जो प्रेस होती है, ठीक है। वो वाली जो प्रेस होती है उसमें इस प्रकार से देखिए, ये मान के लिए हैंडल है, और यहाँ पर उसका जो खोल होता है ना, इस खोल में जो निचले स्तर होता है, यहाँ पर क्या होता है, पानी भरा होता है इसमें, ठीक है। क्या भरा होता है, यहाँ पर इसमें पानी भरा होता है, यहाँ पर एक नॉब लगी होती है, ठीक है। तो जैसे ही क्या होता है, ये प्लेट यहाँ पर गर्म होती है ना, तो गर्म होने पे ये पानी क्या होता है, भाप बनता है। क्या बन जाता है, भाप बन जाता है। और जब मैं इस नॉब को दबाता हूं तो यहां से पानी कहां पहुंचता है, सीधा इसके नीचे यहाँ पर छोटे छोटे छेद बने होते हैं। क्या बने होते हैं,
छोटे छोटे छेद बने होते हैं, जिससे कि वो भाप निकलकर कपड़ों के ऊपर आ जाती है और वो उसको गर्म करती है। जिससे ज्यादा सिलवटें जिस कपड़े में पड़ती है, ज्यादा उसमें मुरझाए हुए झुर्रियां पड़े हुए जो कपड़े होते हैं, उनके लिए ये प्रेस प्रयोग की जाती है, जिसमें कि भाप बनता है। ठीक है, इसमें ऊपर यहाँ पर पानी भरा होता है, जैसे ये गर्म होता है पानी, यहाँ पर ये भाप बन करके इस नीचे इन छिद्रों के माध्यम से कपड़ों के ऊपर चला जाता है। बस इतना सा अंतर होता है, बाकी ये जो प्रेस होती है सेम इसकी प्रोसेस होती है। वही इसमें बेस प्लेट होती है, वही इसमें एस्बेस्टस होता है, वही माइका, वही नाइक्रोम तार और वही थर्मोस्टेट विधि इसमें प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ अंतर इतना है कि यहाँ पर पानी का उपयोग किया जाता है यहाँ पर भाप बनाने के लिए। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारी कोई साधारण प्रेस, विद्युतीय प्रेस, और ये इसको हम भाप प्रेस भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? भाप प्रेस। ठीक है, इसको हम भाप प्रेस भी कह सकते हैं। विद्युत प्रेस ये चलती है बिजली से। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि विद्युत प्रेस जो एक ऑटोमेटिक प्रकार की थी, उसमें मैंने एक नाम लिया था थर्मोस्टेट विधि का। किसका नाम लिया था मैंने? थर्मोस्टेट का नाम लिया था। तो वो थर्मोस्टेट विधि किस प्रकार से कार्य करती है वो थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं। देखिए, थर्मोस्टेट की जो विधि है ये एक ऊष्मा के सिद्धांत पर कार्य करने वाली विधि है। किस पर? ऊष्मा। यहाँ पूरा कार्य क्या करती है? ऊष्मा करती है, यानी ताप। तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए, ये द्विधात्विक पत्ती का उपयोग किया जाता है। द्विधात्विक मतलब ऊपर वाली जो पत्ती अपन ले लेते हैं अगर लोहे की, तो नीचे वाली पत्ती भी लोहे की ले लेते हैं। गलत, लोहे की नहीं लेंगे। द्विधात्विक का मतलब होता है उसकी जगह हम लेंगे किसकी? तांबे की। माने कि दो अलग अलग धातुओं की यहाँ पर पत्तियों को यूज किया जाता है। ठीक है, द्विधात्विक पत्ती का उपयोग करेंगे। एक जैसी पत्ती का उपयोग कर लेंगे तो मैंने पिछले चैप्टर में ये थर्मोस्टेट विधि भी बताई थी, मापक यंत्र में प्रयोग किया जाता है। तो क्या होगा? एक जैसा ही यहाँ पर ताप उत्पन्न होगा, ताप में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अगर मान के चलिए तांबे का ताप प्रसार गुणांक अधिक है तो इसका कम होना चाहिए। ठीक है, ताप प्रसार गुणांक, ताप प्रसार और ताप प्रसार, देखिए लोहे की अपेक्षा तांबे का ताप प्रसार गुणांक अधिक होता है, इसका कम होता है। यानी कि ताप बढ़ने पर जो तांबे की पत्ती होती है वो जल्दी मुड़ जाती है, लेकिन लोहे की नहीं मुड़ती है। ठीक है, तो इसके लिए इस चीज का इन दोनों में अंतर उत्पन्न करना पड़ता है। चलिए देखिए, अब यहाँ पर जैसे ही मैंने विद्युत धारा दी, ठीक है, यहाँ से मैंने इनकमिंग विद्युत धारा इनको दी, तो इसमें क्या होगा? इस थर्मोस्टेट विधि में इस पत्ती में ये नॉर्मल अवस्था दिख रही है आपको। नॉर्मल अवस्था में यहाँ पर देखिए ये जो पॉइंट है ये कनेक्टिंग पॉइंट है। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट है? कनेक्टिंग पॉइंट है, यानी कि ये अभी प्रेस ऑन है। क्या है? ऑन है, यहाँ पे हीटिंग हो रही है। जैसे ही मैं इसमें और अधिक ये अपने जो है तापमान पर पहुंचेगा, मान के चलिए 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच गया या 500 पर पहुंच गया, नियत तापमान जो मैंने सेट किया है उस पर पहुंचते पहुंचते ये पत्ती क्या होगी? ये इस प्रकार से मुड़ जाएगी। क्या हो जाएगी? इस प्रकार से। यही पत्ती यहाँ पे है। ठीक है, यही वाली पत्ती यहाँ पे मैंने किया है। ये नॉर्मल अवस्था है, ठंडी अवस्था है। ये है इसकी गर्म अवस्था। तो गर्म अवस्था में जब ये यहाँ पर पत्ती मुड़ जाएगी तो यहाँ से ये कांटेक्ट क्या होगा? ये ओपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, जिससे कि यहाँ पर कनेक्ट क्या होगा? कनेक्शन हट जाएगा। यहाँ पत्ती गर्म होना बंद कर देगी, हीटिंग एलिमेंट गर्म होना बंद कर देगा। लेकिन जैसे ही वापस ये जो पत्ती है ये ठंडी होगी तो वापस ये अपनी पुनर्वस्था में इसमें आ जाएगी। यानी कि ये जो प्रक्रिया होती है ये निरंतर इस प्रकार चलती रहती है, ठंडी से गर्म, गर्म से फिर ठंडी, फिर वापस ये ज्वाइंट जुड़ जाएगा, फिर से यही प्रक्रिया इसमें चलती रहती है। तो ये होती है थर्मोस्टेट विधि होती है। ठीक है, इस चीज को आपको इसे ध्यान रखना है। पत्तियों का मुड़ना ऊष्मा के ऊपर डिपेंड करता है, ऊष्मा का उत्पन्न होना विद्युत धारा के ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ पर देखिए ये संयोजक पेंच लगे होते हैं, इसका मतलब ये होता है, अच्छा अगर ऐसा होता किसी कारणवश ये पत्तियां मुड़ते मुड़ते बहुत ज्यादा मुड़ जाती, इसीलिए संयोजक पेंच यहाँ पर लगा दिए जाते हैं कि ये इस पेंच से ऊपर ना आ पाए, यानी कि वो ऐसी है तो इतनी हो पाए और वहां जाके वो पेंच से अड़ जाए। मतलब ज्यादा, अगर ज्यादा ऊष्मा पैदा हो रही है तो वो पत्ती टूटने का भी डर रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ये संयोजक पेंच लगा दिए जाते हैं, इस प्रकार से स्क्रू उन पे रख दिए जाते हैं कि वो उतनी ही उठे। ठीक है, तो उनको उठाने के लिए सिर्फ इतना ही यहाँ जाके टकराएगी तो वापस वहीं पर रुक जाएगी और ठंडी होने के बाद तुरंत वो क्या होगा? तुरंत वापस अपनी व्यवस्था
वापस बना लेगी, यहाँ पर ये वाली कंडीशन रहेगी। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन तो ये वाली हो गई, सेकंड कंडीशन ये हो गई। सेकंड फर्स्ट और सेकंड ये दोनों आपसी में चलती रहती हैं प्रक्रियाएं। ठीक है, तो ये होता है थर्मोस्टेट। अब बात करते हैं हम विद्युत केतली। ठीक है, ये केतली भी क्या होती है, बहुत घरों में उपयोग की जाती है, जहां पर हमें थोड़ा बहुत कम मात्रा में चाय, कॉफी या जो हमारा पानी होता है उसको गर्म करने के लिए इस विद्युत केतली का उपयोग किया जाता है। देखिए, कुल मिलाकर के आप ये समझिएगा, विद्युत केतली को इस प्रकार समझिए, उल्टी प्रेस क्या होती है, उल्टी प्रेस, यानी कि प्रेस को ऐसा रखा है, प्रेस को उल्टा कर दीजिए बस, और ज्यादा इसमें कुछ अंतर नहीं है, सेम टू सेम प्रोसेस है। देखिए, ये आपको चित्र दिख रहा है यहाँ पर, ये है हमारी विद्युत केतली। ठीक है, ऊपर जो आपको ये पात्र दिख रहा है, ऊपर जो पात्र दिख रहा है, ये या तो पीतल का हो सकता है या स्टेनलेस स्टील का भी होता है। ठीक है, इस पात्र में हम यहाँ पर लगभग ये मांगे चलिए आपकी 0.5 से 1.5 लीटर 1.5 लीटर का ये पात्र होता है। ठीक है, इसमें नीचे जो ये सिस्टम दिख रहा है आपको पूरा, ये है हमारा विद्युत केतली, इसी को बोलते हैं विद्युत केतली। इसमें हीटिंग एलिमेंट, जो माइका हमारा होता है वो एस्बेस्टस लगा होता है। ठीक है, इसको कुल मिला के प्रेस को उल्टा करके देख लीजिए और उसके ऊपर इस पात्र को रख दीजिए, हमारा ये विद्युत केतली तैयार हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारी विद्युत केतली लगभग 350 वाट 750 वाट की भी मार्केट में मिलती है। ठीक है, सेम प्रोसेस हमारी विद्युत प्रेस के समान ही होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें टेम्परेचर को हमें सेट करना होता है, इसमें कितने टेम्परेचर पर हमें इसको चलाना है। तो विद्युत केतली कुल मिला के एक हीटर का ही कार्य करती है, इसको बोलते हैं विद्युत केतली। देखिए, ये चीज आपको पता होना चाहिए, विद्युत केतली किस सिद्धांत पे कार्य करती है। कोई बच्चे क्या होता है एग्जाम में लगाते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रभाव पे कार्य करती है, पता नहीं होता कि विद्युत केतली होती क्या है, इसको कैसे हम उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे और दूसरा हम हमारा अप्लायंस देखते हैं। हम सबसे ज्यादा उपयोग किए जाने वाले ठंडियों के समय हमारे घरों में इमर्सन हीटर, वो किस प्रकार से कार्य करता है। देखिए, यहाँ पर आपको इमर्सन हीटर कुछ इस प्रकार का होता है, सही चित्र मुझसे बन नहीं पाया है, इसमें आप चित्र में देख लीजिए, चित्र में आपको यहाँ पर दिख रहा है इमर्सन हीटर, इस प्रकार का होता है। ठीक है, इसमें देखिए क्या होता है, इसमें जो यहाँ पर ये आपको दिख रहे हैं, ये एक गोल गोल, यहाँ पर क्या होता है, इसके अंदर हीटिंग एलिमेंट होता है। क्या होता है, हीटिंग एलिमेंट होता है, वो आपका तांबे का हो सकता है हीटिंग एलिमेंट, या नाइक्रोम का भी हो सकता है। ठीक है, तांबे या नाइक्रोम का यहाँ पर हीटिंग एलिमेंट इसके अंदर होता है। इसके अंदर जो होता है मैग्नीशियम, तो सफेद सफेद आप देखते हैं ना, जब खराब होता है तो आप देखते होंगे यहाँ पर इसको, तो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। वो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए, नाइक्रोम का तो आपको पता है, क्यों, क्योंकि ये विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदलता है। ठीक है, दूसरा, इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि ये क्या होता है, ये विद्युत का एक क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है, कुचालक, लेकिन उष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है। उष्मा का यानी कि इसके अंदर उत्पन्न उष्मा को बाहर बहुत आसानी से ये ट्रांसफर कर देता है, इसीलिए भी इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, सुरक्षा की दृष्टि से भी इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि जो इसके अंदर हीटिंग एलिमेंट होता है ना, और जो ये बाहर का जो आवरण है, ये पानी, और ये बाहर की जो कांच की जो नली होती है या फिर तांबे की नली होती है कोई सी भी, तो उसमें क्या होता है, इन दोनों के बीच में ये इंसुलेशन का कार्य करता है, उस हीटिंग एलिमेंट और बाहरी आवरण के बीच में इंसुलेशन का कार्य करता है, जिससे कि विद्युत ऊर्जा जो होती है, जो विद्युत होती है, वो इस ऊपरी जो प्रभाव होता है या परत होती है उस पर नहीं पहुंच पाती, इससे हमें ये इसमें पानी में करंट नहीं लगता है। ठीक है, तो इमर्सन हीटर हमारा तापीय जो ऊष्मीय प्रभाव है उस पर कार्य करता है विद्युत के। ठीक है, इसमें तांबे या नाइक्रोम का इस प्रकार से एलिमेंट होता है जो गर्म होता है, जिसके कारण ये पानी यहाँ पर गर्म होता है। यहाँ पर जैसे जैसे ये गर्म होता है तो नीचे ठंडा पानी, हमेशा याद रखना आप, नीचे की तरफ बैठता है। ये भी एग्जाम में पूछ सकता है क्वेश्चन कि जब इमर्सन हीटर को पानी में डुबा जाता है तो पानी, जो ठंडा पानी होता है, वो कहाँ होता है, ऊपर की तरफ होता है कि नीचे की तरफ। तो हमेशा प्रैक्टिकली आप ध्यान रखना, कभी भी अगर पानी गर्म कराएं आप इमर्सन हीटर से, तो आपको ध्यान होगा कि जब भी हम इमर्सन हीटर का प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले पानी जो होता है वो ऊपर तरफ का गर्म होता है, और जो ठंडा पानी होता है वो नीचे की तरफ बैठता जाता है। ठीक है, तो ये हीटर तब तक कार्य करता है जब तक कि पूरा पानी यहाँ पर गर्म नहीं हो जाता, फिर ये ऑटोमेटिक क्या पानी को उबालना शुरू कर देता है, बुलबुले टाइप में। हमें समझ में आया था कि पूरा पानी यहाँ पर अब गर्म हो चुका है। तो इमर्सन हीटर क्या होता है, विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। ठीक है, 350 वाट तक की वाटेज में ये हमें अधिक आसानी से मिल जाते हैं मार्केट में। ठीक है, तो ये आपको चीज ध्यान रखना है इमर्सन हीटर के बारे में। अब बात करते हैं हम
गीजर, हमारा अगला यंत्र कौन सा है, इंस्ट्रूमेंट, ये है हमारा जो अप्लायंस है वो है गीजर। ठीक है, देखिए गीजर आपने नाम सुना है, गीजर का उपयोग कई घरों में लगा भी होगा। ये जो गीजर होता है ये पानी को गर्म करने की एक युक्ति होती है। ठीक है, क्या होती है, इसको पानी गर्म करने की एक युक्ति कहा जाता है। ठीक है, देखिए गीजर होते हैं दो प्रकार के। सबसे पहला गीजर जो होता है वो होता है इंस्टेंट गीजर। ठीक है, इंस्टेंट का मतलब होता है कि तुरंत पानी को गर्म करने वाला। दूसरा होता है एक स्टोरेज। दूसरा कौन सा होता है, स्टोरेज वाला, जो कि पानी को स्टोर रखता है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले चित्र आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको इंस्टेंट गीजर का। किसका है ये, इंस्टेंट गीजर। ये चित्र भी आप देख लीजिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है आपको। इंस्टेंट गीजर इस प्रकार का होता है। ठीक है, देखिए इसकी कार्य प्रणाली, इसको हम ऑन डिमांड गीजर भी कहते हैं। ठीक है, ऑन डिमांड गीजर इसलिए कहा जाता है कि इसका उपयोग हम तभी करते हैं जब हमें गर्म पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये तुरंत हमें पानी गर्म करके देता है क्योंकि ये ऑन डिमांड पर ही कार्य करता है। देखिए यहाँ पर इसमें क्या होता है, देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे जो बाहर का जो ये हमारा ये दिख रहा है आपको, ये माइल्ड स्टील होता है। ठीक है, जो ढांचा होता है बाहर का इसका पात्र, ये माइल्ड स्टील का होता है। माइल्ड स्टील का मतलब ये होता है कि इसमें कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, जिससे क्या है, इसको बनाने के लिए आसानी से इसको मोड़ा जा सकता है। ये गुण होता है माइल्ड स्टील का। इसके अंदर फिर एक और बेलनाकार ये पात्र होता है, ये तांबे का बनाया हुआ होता है। किस चीज का होता है, ये तांबे का होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर कोटिंग की जाती है जिससे कि क्या होता है, जंग वगैरह ना लगे। ठीक है, कोरोजन वगैरह प्रभाव जो होता है उसकी इस पे प्रभाव ना पड़े, इसलिए इसके अंदर यहाँ अंदर तरफ से इस पे कोटिंग कर दी जाती है। इन दोनों पात्रों के बीच में ये जो जगह आपको दिख रही है खाली वाली, ये जगह, इसकी जगह ग्लास वूल भरा जाता है। क्या भरा जाता है, ग्लास वूल। देखिए ग्लास वूल क्या होता है, पिघला हुआ कांच होता है। क्या होता है, पिघला हुआ कांच होता है जो विद्युत ऊष्मा को इस पात्र से इस पात्र की तरफ जाने नहीं देता है, इसलिए इसमें ग्लास वूल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये लगा होता है इसमें थर्मोस्टेट, सबसे मेन कार्य तो उसी का है, इसका थर्मोस्टेट का। और ये हीटिंग एलिमेंट है, ये क्या है, हीटिंग एलिमेंट होता है, ये नाइक्रोम तार का होता है। काय का, नाइक्रोम का होता है, हीटिंग एलिमेंट होता है यहाँ पर। ये यहाँ पर ऊपर की तरफ एक फ्यूजिबल वाल्व लगा होता है या प्लग लगा होता है। इसका कार्य ये होता है कि ये जो गीजर होता है यहाँ से लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर, 15 से 20 सेंटीमीटर इसको यहाँ पर खाली रखा जाता है, क्योंकि जब भाप बनती है ना, उस भाप को निकलने के लिए ये स्थान दिया जाता है। जैसे ही ज्यादा भाप बनती है तो ये वाल्व क्या होता है, ये वाल्व खुल जाता है और यहाँ से वाष्प को बाहर निकाल देता है, जिससे ये टैंक हमारा फटने से बच जाता है, क्योंकि सभी तरफ से ये पूरी तरह से सील होता है। ठीक है, चलिए इसी कार्य प्रणाली को हम समझ लेते हैं। आप यहाँ पर आपको दिख रहा है इन, यानी कि ये इनलेट है। क्या है, इनलेट वाल्व होता है जहां से पानी जाता है। ठीक है, जहां यहाँ से पानी क्या हुआ, गया, यहाँ से पानी आता है, यहाँ से जब पानी ये जाता है तो यहाँ पर लगा होता है एक सेंसर। क्या लगा होता है, यहाँ पर एक सेंसर लगा होता है। तो जैसे ही यहाँ पानी अंदर जाता है, ये सेंसर उस पानी को पहचान लेता है कि भैया पानी आ गया, और तुरंत इस थर्मोस्टेट को ये ऑन कर देता है, या इस यंत्र की कार्यप्रणाली को ये ऑन कर देता है। और जैसे क्या होता है, यहाँ पर पानी जाता है तो ये जो हमारा ये लगा हुआ है यहाँ पर एलिमेंट, ये अपना कार्य शुरू करता है और पानी को गर्म करके यहाँ आउटलेट से हम बाहर ले लेते हैं। ठीक है, थर्मोस्टेट की स्थिति को हम जब सेट कर देते हैं कि इतने टेम्परेचर पर हमें पानी गर्म चाहिए है, तो यहाँ पर थर्मोस्टेट उसी टेम्परेचर पे आकर के चालू होता है, और जैसे ही वहां टेम्परेचर उससे अधिक होता है थर्मोस्टेट अपना कार्य करना बंद कर देता है। और जैसे ही पानी ठंडा होता है तो फिर दोबारा फिर से हमारा थर्मोस्टेट कार्य करना चालू कर देता है। इसी प्रकार से इसीलिए इसको इंस्टेंट कहा जाता है कि यहाँ पे पानी बहता रहता है, इसमें स्टोरेज नहीं रहता पानी। ठीक है, देखिए और दूसरी चीज, यहाँ पर पानी गर्म होगा, भाप बनेगी, ये मैंने बताया आपको इतना। यहाँ पर इसको खाली भी रखा जाता है, इसमें खाली स्थान रखा जाता है जिससे कि भाप बाहर निकल सके। दूसरी चीज यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर जब ये कार्य करना बंद कर देता है, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इसकी आकृति यहाँ पर कुछ यू प्रकार की होती है, इस प्रकार का आउटलेट होता है वो। ठीक है, इस प्रकार का होता है, जिससे क्या होता है कि कुछ पानी इसमें भरा रह जाए। ठीक है, कुछ पानी इसमें भरा रहे, जिससे कि ये जो हमारा हीटिंग एलिमेंट है ये पानी में डूबा रहे और खराब ना हो। इसीलिए इसका आकृति यू आकार की बनाई जाती है, जिससे कि इसमें पानी भरा रहे। ठीक है, ताकि ये हमारा जो एलिमेंट है ये बिना पानी के खराब ना हो पाए। ठीक है, तो गीजर ये बोलते हैं इसको इंस्टेंट गीजर, इसमें इस प्रकार से ये लगा होता है। ठीक है, ये देखिए ये जो गीजर होता है, इसमें हम ये मान चलो आपकी लगभग 100 लीटर तक की क्षमता के गीजर बनाए जा सकते हैं। कितने लीटर के, 100 लीटर तक की क्षमता के गीजर
बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा जो गीजर होता है कौन सा, इंस्टेंट गीजर, ये यहाँ पर कहा इसको हम कहते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पर जो हमारा ये थर्मोस्टेट होता है ना, जो थर्मोस्टेट, इसको हम लगभग 32 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेट रखते हैं। ठीक है, क्योंकि 100 डिग्री पर पानी क्या होता है, उबलने लगता है। ठीक है, कभी कभी इसको देखा, जनरली तो हम 45 से 60 तक भी इसका उपयोग कर सकते हैं, वो हमारी क्षमता के अनुसार है कि हमें कितना कितना डिग्री पानी गर्म चाहिए। ठीक है, और ये जो गीजर होते हैं ये 1 किलोवाट से 3 किलोवाट तक का इसमें हीटिंग एलिमेंट हम यहाँ पर लगा सकते हैं। कितना, 1 किलोवाट से 3 किलोवाट तक का हीटिंग एलिमेंट में ये आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसको 32 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड या 90 डिग्री सेंटीग्रेड भी रखा जा सकता है। कितना, 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी थर्मोस्टेट को सेट किया जा सकता है, यानी पानी अगर 90 डिग्री से ज्यादा गर्म हुआ तो ये थर्मोस्टेट टूट जाता है। थर्मोस्टेट की पूरी कार्यविधि मैंने आपको बता चुका हूँ, थर्मोस्टेट किस प्रकार से कार्य करता है, सभी में वही युक्ति प्रयोग की जाती है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं स्टोरेज प्रकार के जो हमारा गीजर होता है उसके बारे में। तो देखिए जो हमारा इंस्टेंट गीजर है लगभग एक समान ही कार्य प्रणाली दोनों की होती है। कौन सा गीजर हमारा, स्टोरेज प्रकार का, लगभग इसमें या तो सिंगल टैंक प्रयोग होता है, ये वाला टैंक ना हो करके पूरा दोहरी दीवार वाला टैंक हो सकता है, जिसमें हम क्या करते हैं, वो तुरंत पानी गर्म नहीं करता, उसमें पहले हमें ठंडे पानी को डालना होता है, इसके बाद में उसमें जब स्विच चालू करते हैं तब जाकर के वो हमें गर्म पानी आवश्यकता के अनुसार हम ले सकते हैं। अंतर इतना होता है कि जो इंस्टेंट गीजर होता है बहुत कम मात्रा में पानी को गर्म करता है, यानी कि इंस्टेंट होता है। ठीक है, लेकिन ये जो बड़ा गीजर होता है जिसको हम ऑन डिमांड स्टोरेज या टैंक गीजर भी कहा जाता है, ये हमें ज्यादा मात्रा में पानी जहां पर चाहिए होता है वहां पर हम इसका प्रयोग करते हैं। बड़ा परिवार है तो आपको कौन से गीजर की आवश्यकता होगी, स्टोरेज गीजर की, और अगर छोटा परिवार है, मान लो नॉर्मल के लिए चाहिए आपको, तो इंस्टेंट गीजर की आवश्यकता होगी। यहाँ पर देखिए अंतर क्या होता है, जो ये वाला जो होता है हमारा गीजर इंस्टेंट, ये 1 किलोवाट से 3 किलोवाट तक मिलता है, लेकिन स्टोरेज गीजर सिर्फ 2 किलोवाट तक की वाटेज में इसको बनाया जाता है। कितनी, 2 किलोवाट की। इसमें इंस्टेंट नहीं होता, इसमें यहाँ पर स्टोरेज करने के लिए पूरा टैंक होता है, वही उसी में ग्लास वूल होता है, वही हीटिंग एलिमेंट होता है। ये नर्म लोहे का बनाया जाता है, इतना अंदर, ये नर्म लोहे का टैंक होता है, दोहरी दीवार का नर्म लोहे का टैंक होता है। इन दीवारों के बीच में क्या, ग्लास वूल यहाँ पर भर दिया जाता है। क्या भरा जाता है, ग्लास वूल, पूरे टैंक में यहाँ पर पानी भर दिया जाता है। ठीक है, तो लगभग ये उसी कार्य प्रणाली है जो हमारी स्टोरेज प्रणाली है, जो हमारी इंस्टेंट को गीजर की प्रणाली है, लगभग सेम ही होती है, इसमें ज्यादा अंतर नहीं होता। तो दो प्रकार के हमारे गीजर यहाँ पर हमने देख लिए। एक देखा हमने इंस्टेंट गीजर जिसे कि ऑन डिमांड गीजर भी कहा जाता है, एक होता है स्टोरेज गीजर जिसे टैंक गीजर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टैंक गीजर भी इसको कहा जाता है। ठीक है, टैंक गीजर। चलो अब बात करते हैं हम अपने अगले जो हमारा अप्लायंसेस है उसका नाम है ओवन। तो दोस्तों आपने देखा होगा मार्केट में, आपने पैटीज, पिज्जा, बर्गर तो जरूर खाया होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि ये किस चीज में बनाया जाता है, इसको कैसे गर्म किया जाता है और कैसे पकाया जाता है। तो आपने देखिए, ये आप चित्र देखिए, ये आपने कहीं पर कहीं ना कहीं दुकानों पर जहां भी होटल्स होगी वहां पर आपने इसको रखा देखा होगा, पैटीज वगैरह इसमें रखे रहते हैं। इसको कहते हैं हम हॉट केस। क्या बोलते हैं इसको, हॉट केस बोलते हैं। इसमें खाने को बनाया नहीं जाता, इसमें खाने को सिर्फ गर्म करके रखा जाता है कि उसका टेम्परेचर ऐसा मेंटेन किया जाता है कि वहाँ जो पेटिस रखा होता है 2-2, 3-3, 4-4 दिन तक रखे होते हैं, वो उसमें ताजे बने रहते हैं, उसमें गर्म, जब भी वो निकालते हैं तो हमें गर्म ही मिलता है। तो वो क्यों मिलता है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, एक हीटिंग एलिमेंट लगा होता है, थर्मोस्टेट लगा होता है, जो इसके अंदर के टेम्परेचर को बनाए रखता है, और जो खाना रखा होता है उसको वह गर्म करके रखता है। ये ऑटोमेटिक प्रकार का होता है। इसके अलावा दूसरी चीज आती है, इसी के सिद्धांत पे कार्य करता है हमारा ये ओवन। ठीक है, देखिए ओवन भी क्या होते हैं, ओवन हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा हीटिंग एलिमेंट वाला और एक होता है नॉन हीटिंग एलिमेंट। यानी कि एक में क्या होता है, ये जो हीटिंग एलिमेंट होगा इसमें नीचे और ऊपर दोनों तरफ हमारे यहाँ पर हीटिंग एलिमेंट लगे होते हैं। यानी कि ये जो तार होता है नाइक्रोम का, ये हीटर के सिद्धांत पे कार्य करता है। इसमें जब हम खाने का ये सिस्टम रखते हैं, यहाँ पर कोई पात्र रखते हैं, और इसमें थर्मोस्टेट, हीटिंग एलिमेंट, हीटिंग प्लेट, और जो हमारे जो हीटर में सिद्धांत होता है वही सिद्धांत इस पे लागू होता है। इसके अंदर का टेम्परेचर क्या होता है, यहाँ पर इस प्रकार रखा जाता है कि यहाँ पे खाना बन जाता है। देखिए जो पहले के टाइप में जो हीटिंग, जो हमारे ओवन होते थे वो पारंपरिक प्रकार के ओवन होते थे, उनमें खाना क्या होता था कि पहले ऊपर की ओर पकता था, इसके बाद अंदर की ओर से पकना चालू होता था। लेकिन इस प्रकार के ओवन में खाना जो होता है पहले अंदर की ओर से पकता है। यानी मान के चलिए मैंने कोई यहाँ पर जैसे एक बाटी है, ये बाटी रख दी,
पारंपरिक ओवन में क्या होता था कि पहले बाटी ऊपर से पकती थी, इसके बाद फिर अंदर पकना स्टार्ट होती थी। लेकिन इस प्रकार के ओवन में क्या होता है, पहले खाना अंदर से पकता हुआ बाहर की ओर आता है, जो काफी सुविधाजनक होता है, जिससे खाना हमारा पूरा बन जाता है। तो दोस्तों ये जो हीटिंग एलिमेंट टाइप का हमारा ओवन है, इसकी जगह किसने ले ली है, नॉन हीटिंग एलिमेंट वाले ओवन ने। क्यों? क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के कोई हीटिंग एलिमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। और ये जो हीटिंग एलिमेंट वाला होता है, ये हमारा लगभग 2500 वाट तक कार्य करता है। कितने वाट तक? 2500 वाट तक। ये भी खाना बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ये भी खाना बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं जैसे हीटिंग एलिमेंट की, तो मैंने आपको बता दिया ये किस प्रकार से बनाएगा। जब इसमें कोई किसी प्रकार का कोई हीटिंग एलिमेंट नहीं होगा तो खाना बनेगा कैसे? आखिर ये कैसे संभव है कि बिना कोई चीज को आग पर रखे हुए हम खाना पका सकते हैं? तो पका सकते हैं। मैंने आपको एक चीज बताई थी, एक रेजोनेंस की स्थिति होती है, एक परावर्ती जो हमारी किरणें होती है, यहाँ पे कंपन होता है। इसमें क्या होता है, इसमें कंपन के माध्यम से, किसके माध्यम से? कंपन के माध्यम से खाने को पकाया जाता है। वो किस प्रकार से? देखिए इस प्रकार का जो हमारा नॉन हीटिंग एलिमेंट, जिसको हम माइक्रोवेव कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोवेव। आपने नाम सुना है माइक्रोवेव का? ठीक है, ये होता है माइक्रोवेव, इसको हम बोलेंगे माइक्रोवेव। माइक्रोवेव है ना, वेव यानी आप हो गए किरणें। क्या हो गई? किरणें। तो कुल मिलाकर यहाँ पर किरणों के माध्यम से या यहाँ पर विद्युत धारा को जब इसके अंदर गुजारा जाता है तो उसको बहुत ज्यादा हाई फ्रिक्वेंसी के ऊपर प्रयोग किया जाता है। हाई फ्रिक्वेंसी के ऊपर प्रयोग करने के लिए इसमें एक डिवाइस लगी होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक डिवाइस लगी होती है। उस डिवाइस के माध्यम से इस विद्युत धारा को इतनी ज्यादा हाई फ्रिक्वेंसी पर इसके अंदर से गुजारा जाता है कि उसके द्वारा ये जो खाना हमारा रखा हुआ है, इसके अंदर जो भी तरल पदार्थ है, पानी है, उसके अंदर जो वसा है, जो फैट है, वो उन किरणों से टकराता है और उनके टकराने से इतना ज्यादा घर्षण होता है कि वहां खाना पकना गर्म हो जाता है और वहां पकना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर जो किरणें आपको दिख रही है ना, ये हाई फ्रिक्वेंसी की विद्युत धारा की किरणें होती हैं, जो इस माइक्रोवेव की दीवारों से टकराकर इस खाने के ऊपर आती है और ये खाना पकना चालू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हाई फ्रिक्वेंसी की लगभग 300 से 3000 मेगाहर्ट्ज, कितना? 300 से 3000 मेगाहर्ट्ज तक की हाई फ्रिक्वेंसी वाली विद्युत धारा को इस माइक्रोवेव के अंदर से गुजारा जाता है या इसके अंदर उत्पन्न किया जाता है। तो लगभग 2540 मेगाहर्ट्ज पर हमारा यह खाना पकना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसमें कई प्रकार के रोटरी स्विच लगा होता है। अगर हमें खाने को कौन सा खाना, किस प्रकार का खाना हमें बनाना है, तो उसके हिसाब से हम इसको यहाँ पर तैयार करते हैं। जैसे खाने को सिर्फ गर्म रखना है तो भी इसमें यहाँ पर थर्मोस्टेट को सेट किया जाता है। खाने को हमें पकाना है, सब्जी पकाना है, तो हमें हाई फ्रिक्वेंसी की आवश्यकता होगी। उससे कम हमें कोई चीज भूनना है, जैसे मान के चलिए हमें यहाँ पर जैसे मक्का है या फिर कोई भी चीज भूनने वाली चीज, पापड़ सेकना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए कम फ्रिक्वेंसी की। फिर हमें खाना को गर्म रखना है सिर्फ, तो उसमें फिर और कम फ्रिक्वेंसी की विद्युत धारा की आवश्यकता होती है। तो कुल मिलाकर माइक्रोवेव जो होता है वो हमारा जो हीटिंग एलिमेंट से जस्ट विपरीत होता है। ठीक है, हीटिंग एलिमेंट से जस्ट विपरीत होता है। इसमें किसी प्रकार का कोई हीटिंग एलिमेंट नहीं होता है और यहाँ विद्युत धारा की हाई फ्रिक्वेंसी वाली जो हमारी मेथड होती है उसके ऊपर कार्य करता है। इसमें सिर्फ एक किरणें जो होती हैं वो इन खाद्य पदार्थ से टकराती है, जिससे घर्षण पैदा होता है। उस वजह से ये खाना हमारा यहाँ पर बनकर तैयार होता है। इनमें क्या होता है, बहुत ज्यादा कंपन होता है। क्या होता है, इतनी तीव्र गति से कंपन होता है इसके अंदर कि ये खाना जो है पूरा हिलने लगता है। क्या होता है, वहां पर मोलिक्यूल्स जो इसके अंदर होते हैं, इस खाने के अंदर, वो हिलते हैं। तो वो इस हाई फ्रिक्वेंसी वाली विद्युत धारा के साथ में क्या करते हैं, घर्षण करते हैं, जिससे खाना गर्म होता है। गर्म होने के बाद ये पकने लगता है। ठीक है, एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो पात्र में लूंगा ना, यहाँ पर जिसमें मुझे खाना बनाना है, वो नॉन मेटेलिक होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? नॉन मेटेलिक होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? देखिए नॉन मेटेलिक का मतलब होता है या तो वहां खाना कांच के बर्तन में रखो आप, ठीक है, कांच के बर्तन में, किसी प्लास्टिक के बर्तन में ही यहाँ पर रखा जाता है। क्योंकि जब विद्युत धारा इसमें से गुजारी जाती है तो ये जो मेटल होगा वो विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होगी, जिसके कारण क्या हो सकता है, यहाँ पर हमें करंट लीकेज का खतरा भी हो सकता है और यहाँ पर इस पात्र में आग भी लग सकती है। क्योंकि इतनी ज्यादा हाई फ्रिक्वेंसी की विद्युत धारा होती है कि वो इन सबको जला भी सकती है। बहुत ज्यादा क्रिया इसके अंदर ये हो सकती है। ठीक है, तो हमें नॉन मेटेलिक यहाँ पर पात्र का उपयोग करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2500 वाट तक ये उपयोग है। इसमें तो किसी प्रकार का ये सिर्फ फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार कोई हीटिंग एलिमेंट नहीं होता है इस माइक्रोवेव ओवन में।
तो इसमें इतनी इतनी हाई फ्रिक्वेंसी की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो जो ये डिवाइस होती है ना, जिसकी मैं बात कर रहा था यहाँ पर डिवाइस, जो उसको हम बोलते हैं मैग्नेट्रोन, मैग्नेट्रोन बोलते हैं उसको, मैग्नेट्रोन। ये मैग्नेट्रोन एक डिवाइस इसके अंदर लगी होती है। जैसे ही इस डिवाइस के अंदर, यहाँ पर डिवाइस लगी होती है, डिवाइस के अंदर मैं विद्युत धारा प्रवाहित करता हूं, तो ये मैग्नेट्रोन जो यहाँ पर डिवाइस लगी होती है, ये इसमें बहुत ज्यादा हाई फ्रिक्वेंसी की विद्युत धारा प्रवाहित कर देती है, जिसके कारण से ये भोजन हमारा पकने लगता है। ठीक है, तो माइक्रोवेव जो होता है वो इस प्रकार से यहाँ पर कार्य करता है। देखिए माइक्रोवेव भी कई प्रकार के आते हैं, ये आप चित्र देख लीजिए, इस चित्र में आपको दिख रहा है माइक्रोवेव। कई प्रकार के माइक्रोवेव आते हैं, ये अपने क्षमता के अनुसार भी माइक्रोवेव बना जाते हैं कि कितनी फ्रीक्वेंसी की हमें वहां पर विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, उस हिसाब से यहाँ पर माइक्रोवेव को तैयार किया जाता है। अगला उपकरण हमारा आता है जो लगभग सभी के घरों में पाया जाता है, सभी घरों में उपयोग होता है, सबसे अधिक उपयोग होता है, जिसका नाम है फ्रिज या रेफ्रिजरेटर। देखिए रेफ्रिजरेटर क्या कार्य करता है, क्या कार्य करता है रेफ्रिजरेटर? खाने को ताजा बनाए रखता है, आप कुछ भी उसके अंदर रखते हैं खाना खराब होने से बचाता है, उसका टेम्परेचर मेंटेन रखता है। दूसरा, अगर आपको आइसक्रीम जमाना है, उसके अंदर कुछ भी चीज ठंडी करना है, तो वहाँ कूलिंग का कार्य करता है, रेफ्रिजरेटर इसको कहते हैं। ठीक है, तो देखिए रेफ्रिजरेटर में होता क्या है, किस प्रकार से ये कार्य करता है, और इसमें क्या क्या कार्यप्रणाली होती है, कौन सी मोटर इसमें प्रयोग की जाती है, इसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए सबसे मेन चीज है जो रेफ्रिजरेटर के बारे में, वो है कंप्रेसर। क्या होता है? कंप्रेसर। कंप्रेसर को फ्रिज का हार्ट कहते हैं, यानी कि दिल कहते हैं। ठीक है, कंप्रेसर जो होता है वो उस फ्रिज का, उस रेफ्रिजरेटर का दिल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह क्या करता है? धक धक करता है, यानी कि हवा या उस गैस को लेता है छोड़ता है, लेता है और छोड़ता है। किस प्रकार से हम देखते हैं, यहाँ पर आपको एक छोटा सा चित्र दिख रहा है रेफ्रिजरेटर का, ये डायग्राम है। इस प्रकार से आपने देखा होगा फ्रिज के पीछे इस प्रकार से गोल गोल इस प्रकार से नलियां होती हैं, उस पर ये जाली लगी हुई होती है। ठीक है, और साइड में आपने देखा होगा तो इस प्रकार का एक कंप्रेसर होता है। क्या होता है? एक काले कलर का, यहाँ पर आपने देखा होगा इस प्रकार का बेलनाकार हल्का सा, वो होता है कंप्रेसर। पूरा काम ये कंप्रेसर ही करता है। 90% जो वर्क होता है वो इस कंप्रेसर के माध्यम से होता है। इस कंप्रेसर में एक सिंगल फेज की इंडक्शन मोटर लगी होती है। क्या लगी होती है इसके अंदर? एक सिंगल फेज की इंडक्शन मोटर। इस नली के अंदर, ये जो नली आपको दिख रही होती है ना पीछे वो गोल गोल, उसके अंदर फ्रीऑन गैस भरी जाती है जो काफी ठंडी होती है, उसमें गुण होता है ठंडा होने का। ठीक है, तो ये फ्रीऑन गैस इस नली के अंदर पूरी चलती है। जो आप फ्रिज खोलते हो, जो गैस निकलती है ना बाहर की ओर धुएं की तरह, तो वो फ्रीऑन गैस ही होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये काम कैसे करता है। इसके अंदर भरा है भैया गैस। ठीक है, इसके साथ लगा होता है एक पिस्टन। क्या लगा होता है? पिस्टन। अगर आपने गाड़ी का पिस्टन देखा हो तो कुछ इस प्रकार का वो पिस्टन होता है। ठीक है, जो आगे की ओर चलता है और बाहर की ओर चलता है, इस प्रकार से चलता है। तो जब ये मोटर स्टार्ट होती है, घूमती है, तो ये जो इसके अंदर गैस भरी है ये इसको संपीड़ित कर लेती है, यानी कि कंप्रेस कर लेती है, एक जगह पर इकट्ठा कर लेती है। और आप जानते हैं जब गैस को एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है तो वो किस चीज में बदल जाती है? द्रव से गैस से द्रव में बदल जाती है। गैस से कहाँ बदलती है? द्रव। जब ये प्रक्रिया होती है तो बहुत अधिक मात्रा में उष्मा उत्सर्जित होती है। क्या होती है? उष्मा उत्सर्जित होती है। तो आपने देखा होगा कभी फ्रिज के पीछे आप ऐसे हाथ लगाना तो आपको गर्म समझ में आता है। क्या होता है? गर्म, है ना, गर्म हवा आती है। तो वो गर्म हवा इसीलिए आती है, जब ये कंप्रेसर चलता है, जब ये मोटर चलती है तो इस पूरी गैस को वो संपीड़ित कर लेती है, जिसके कारण उष्मा बाहर की ओर विकिरित होती है। क्या होती है? बाहर की ओर विकिरित होती है। इसका टेम्परेचर इतना अधिक होता है इस कंप्रेसर का कि इसके ऊपर मैं चाय बना सकता हूँ। लगभग आप मानेंगे नहीं 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है इसका तापमान। ठीक है, ये इतनी देर इतना चलता है यहाँ पर। ठीक है, इसको पीछे खुला इसलिए रखा जाता है कि इसकी जो उष्मा होती है वो वायुमंडल में प्रवाहित हो सके, नहीं तो इसको कवर भी किया जा सकता था। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर जैसे ही उसने संपीड़ित की उस गैस को, तो क्या हुआ? यहाँ पर उष्मा क्या हुई? यहाँ पर बाहर की ओर विकिरित हुई। अब जब जैसे ही पिस्टन आगे की ओर धकेलेगा उस गैस को, उस द्रव को, तो वो द्रव जब इस नली में प्रवेश करेगा, जिसको हम कहते हैं कंडेंसर यूनिट,
क्या कहते हैं इसको, इस पूरी नलिकाओं को, एक पूरे सेट को जो जाली के ऊपर फिट होती है उसको हम कहते हैं कंडेंसर यूनिट, यानी कि ठंडा करने वाली यूनिट। अब उस गर्म गैस को, जिसका तापमान लगभग जब इसमें प्रवेश कर रही थी वो गैस या वो तरल पदार्थ, उस टाइम पे इसका तापमान 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ठीक है, जैसे जैसे वो गैस इस कंडेंसर यूनिट में से ऐसे ऐसे बह करके यहाँ पर जब एंड में आती है, जो उसको कहते हैं हम कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, यहाँ पर एक ट्यूब लगी होती है पतली सी, उसको बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब। तक आते आते उसका डिग्री सेंटीग्रेड होता है लगभग 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान पहुंच जाता है। यानी कि यहाँ पर फिर क्या होता है, वो बाहर की उष्मा को यहाँ पर अवशोषित कर लेती है। अब यहाँ पर विपरीत क्रिया हो गई, यहाँ पर ये तापमान बाहर की ओर फेंक रहा थी उष्मा, अब यहाँ बाहर के वातावरण की उष्मा को अंदर अवशोषित करेगी और अंदर की ओर ठंडी होगी और बाहर की ओर गर्म होती है, इसमें विपरीत क्रिया होगी। तो अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए अब यहाँ पर तापमान कितना पहुंच गया इसका, 45 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया। यहाँ पर एक कैपिलरी ट्यूब या इसको एक्सपेंशन ट्यूब भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, एक पतली सी तांबे की, ये पूरा तांबे का ही होता है, कॉपर का, यहाँ पर भी एक तांबे की एक पतली सी ट्यूब लगी होती है जो फिर से इसको काय बदल देती है, फिर से इसको यहाँ पर लिक्विड पदार्थ में बदल देती है। और जब इस कैपिलरी ट्यूब में से जब ये गैस बाहर आती है तब उसका तापमान -16 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। जो कि यहाँ पर आपने फ्रिज में देखिए 2 यूनिट होती है ना, एक होता है ऊपर फ्रीजर होता है, क्या होता है यहाँ पर, फ्रीजर होता है। तो ये -16 डिग्री तापमान इस फ्रीजर में से गुजारा जाता है। ठीक है, कहाँ गुजारा जाता है, इस फ्रीजर, जिससे कि ये डीप फ्रीज कहलाता है। यहाँ पर आप यहाँ पर देखते हैं कोई चीज को अपने को जमाना होता है, बर्फ बनाना होता है, तो क्या होता है, हम उसको कहाँ रखते हैं, फ्रीजर में। और सिर्फ ठंडा करना होता है तो कहाँ रखते हैं, इस नीचे वाले कंपोनेंट में रखते हैं। तो यहाँ पर दोनों जगह अलग अलग थर्मोस्टेट लगे होते हैं। ठीक है, क्या लगे होते हैं, अलग अलग थर्मोस्टेट। इसका मान के चलिए तापमान मैंने 4 डिग्री सेंटीग्रेड सेट कर दिया, तो जैसे ही 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचेगा ये थर्मोस्टेट यहाँ पर ट्रिप हो जाएगा। इसका मान के लिए -5 डिग्री सेंटीग्रेड मैंने सेट कर दिया, तो यहाँ पर ये जो होता है पदार्थ यहाँ पर जमने लगता है। तो थर्मोस्टेट अपने हिसाब से यहाँ पर कार्य करने लगता है। तो ये यहाँ पर देखिए कंप्रेशर जो होता है वो कुल मिलाकर, ये जो फ्रिज होता है ये कंप्रेशर के ऊपर डिपेंड होता है। कंप्रेशर हवा को, जो इसके अंदर गैस भरी है फ्रीऑन गैस, उसको संपीड़ित करता है और छोड़ता है, फिर संपीड़ित करता है और छोड़ता है। तो यही प्रक्रिया बार बार यहाँ पर चलती रहती है, जिसके कारण हमारा जो फ्रिज होता है वो ठंडी हवा देता है, अंदर की ओर ठंडा होता है और बाहर की ओर गर्म होता है। ठीक है, तो देखिए आपने देखा होगा जब हम अगर मान के चलिए, आप मुझे ये बताइए, अगर मान लो मैं फ्रिज है मेरा घर में, उसके अगर मैं गेट को खोल कर रख दूं तो क्या होगा, क्या बाहर ठंडी हवा आएगी, नहीं। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि जब ये प्रक्रिया चलती है, देखिए यहाँ पर ये अंदर की उष्मा को बाहर की ओर विकिरित करता है, तो वो जो उष्मा होती है वो कहाँ जाना चाहिए, वो इसके अंदर अवशोषित होना चाहिए। जब, क्योंकि बाहर की उष्मा को अवशोषित कर लेता है और अंदर ठंडा होगा। जब मैं गेट खोल दूंगा तो क्या होगा, यहाँ पर अंदर की उष्मा इसमें जाने की बजाय कहाँ चली जाएगी, बाहर कमरे में जाएगी, क्योंकि वो तो इसके अंदर जाना चाहिए, वो उष्मा की मुझे आवश्यकता है, तभी तो मैं इसके अंदर को ठंडा कर सकता हूँ। क्योंकि कंप्रेस्ड में क्या होता है, जब मैं तरल पदार्थों को यहाँ पर कंप्रेस करता हूँ तो उनके बीच घर्षण के कारण क्या होता है, वो गर्म हो जाता है। और जब मैं हवा यहाँ पर छोड़ता हूँ किसी पतली नली में से, तो वो ठंडी होती है, क्योंकि बाहर को उष्मा को वो अवशोषित कर लेती है। ठीक है, तो इसीलिए अगर मैं फ्रिज का गेट अगर खोल दूंगा तो मैं ठंडा नहीं, वहां पर वो कमरा गर्म हो जाएगा। जिस उस प्रकार समझिए आप, जैसे कमरा अगर पूरा पैक है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, पंखा चलता है तो क्या होता है, वो अंदर का क्या होता है, पूरा कमरा गर्म हो जाता है। ठीक है, तो उसी उसी प्रकार क्या होता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब गैस इसमें से जाती है तो यहाँ बाहर की उष्मा को अवशोषित कर लेती है और अंदर की ओर ठंडक फ्रिज के अंदर भेजती है। ठीक है, तो ये होता है हमारा रेफ्रिजरेटर का कार्य सिद्धांत। इस प्रकार से यहाँ पर ये हमारी कार्य करती है। यहाँ पर देखिए कंडेंसर यूनिट होती है, इसमें सिंगल फेज की। यहाँ पर देखिए कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर, अगर एग्जाम में अगर पूछ दिया जाए तो कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर यहाँ पर प्रयोग की जाती है। सिंगल फेज की होती है इंडक्शन मोटर। ठीक है, इसके अंदर फ्रीऑन गैस भरी होती है, इसी के अंदर पिस्टन लगा होता है जो गैस को कंप्रेसर करता है। इस पूरी यूनिट को हम कहेंगे कंडेंसर यूनिट। ठीक है, इसमें कैपिलरी ट्यूब यहाँ पर लगा होता है। ठीक है, इसको एवेपोरेटर भी कहते हैं। यहाँ पर एक एवेपोरेटर लगा होता है जिसको एवेपोरेटर होता है, जिसकी यहाँ पर क्या करता है, इस जो लिक्विड होता है इसको यहाँ पर गैस के रूप में इस नलिका में भेजता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा रेफ्रिजरेटर यहाँ पर कार्य कर। तो छत पंखा आप सभी ने देखा है, सबके घरों में होता ही है। हवा देने के लिए उपयोग किया जाने वाला यंत्र हमारा कौन सा होता है, पंखा, छत पंखा। ठीक है, कई प्रकार के फैन आते हैं, टेबल फैन आते हैं,
छत पंखा भी आता है, और भी कई प्रकार के फैंस यहाँ पर आते हैं। तो देखिए हम बात करेंगे यहाँ पर सीलिंग फैन की, ठीक है, इलेक्ट्रिक फैन या सीलिंग फैन। सीलिंग फैन देखिए एक मोटर सिद्धांत या इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है, ठीक है। जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं पंखा ऑन हो जाता है। आखिर उसमें अंदर ऐसा होता क्या है कि पंखा स्टार्ट करने पर घूमने लगता है। तो जब घूमेगा कोई चीज, यानी कि उसमें आपस में किसी प्रकार कोई विपरीत बल होता है जो उसको घुमाने में सहायता करता है। कोई ना कोई बल तो होता है। चलिए देखते हैं इसके अंदर होता क्या है। यहाँ पर देखिए जो हमारा सीलिंग फैन होता है वो 3 पार्ट से मिलके मेन उसका होता है 3 पार्ट्स। कितने होते हैं? 3 पार्ट्स इसमें मेन मुख्य होते हैं। एक होता है इसमें क्या? स्टेटर। दूसरा होता है रोटर। कौन सा आता है? दूसरा होता है रोटर। और तीसरा होता है हमारा कैपेसिटर। क्या होता है? दूसरा होता है कैपेसिटर। देखिए रोटर, स्टेटर, कैपेसिटर, कैपेसिटर के बिना इसकी कल्पना नहीं की जा सकती, ठीक है। यानी कंडेंसर, हम चालू भाषा में उसको बोलते हैं कंडेंसर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो स्टेटर यानी कि जो स्थिर रहता है, जो स्थिर रहता है, ये चित्र देखिए आप, इसको वो इस पूरे को बोलते हैं आप स्टेटर, जो कि कई प्रकार की पत्तियां होती हैं उनको इकट्ठा कर करके इसको बनाया जाता है। इसके अंदर आपको ये वाइंडिंग्स दिख रही है। यहाँ पर जो बाहर वाली वाइंडिंग होती है, ये वाली वाइंडिंग, इसको हम कहते हैं रनिंग वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग होती है ये? इसी स्टेटर के ऊपर लगी होती है रनिंग वाइंडिंग। उसके अंदर वाली वाइंडिंग को हम कहते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग। रनिंग वाइंडिंग जो होती है मोटे तार की बनी होती है और कम लपेट उसमें होती है। अंदर की वाइंडिंग में ज्यादा तार भरते हैं, बाहर की वाइंडिंग में हम कम तार भरते हैं। इसका रेजिस्टेंस बहुत कम रखा जाता है, किसका? रनिंग वाइंडिंग का, ठीक है, रेजिस्टेंस कम रखा जाता है। यहाँ पर जो अंदर जो वाइंडिंग है पतले तारों की, इसका रेजिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा रखा जाता है क्योंकि इसमें पतले तार प्रयोग किए जाते हैं और लपेटों की संख्या भी यहाँ पर अधिक होती है, ठीक है। जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है इसके रेजिस्टेंस या इसकी सीरीज में, इसके सीरीज में कैपेसिटर लगा होता है। क्या लगा होता है? कैपेसिटर या कंडेंसर बोलते हैं जिसको हम, ठीक है। और यहाँ पर इस रनिंग वाइंडिंग को और कैपेसिटर के वायर को कॉमन करके यहाँ पर लगाया, बोलते हैं कॉमन वायर, इनको यहाँ पर कॉमन करके लगा दिया जाता है। स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग के तारों को मिला करके यहाँ पर लगा दिया जाता है और एक में न्यूट्रल और एक में फेज दे दिया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से इनके कनेक्शन होते हैं। अच्छा आप मुझे बताइए, अगर कंडेंसर नहीं लगाऊंगा तो क्या होगा? क्या फैन चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जब मैं इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करता हूँ, किसमें? इस पंखे में, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड जो पैदा होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, पल्सेटिंग, यानी प्लस और माइनस। तो प्लस और माइनस क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। जब प्लस और माइनस को मिलाता हूं तो वो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए जैसे ही मैं यहाँ पर कंडेंसर लगाता हूं तो मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 90 डिग्री क्या हो जाएगा? इंडक्टिव कैपेसिटिव सर्किट है तो यहाँ पर विद्युत धारा क्या होगी? आगे हो जाएगी किसके? वोल्टेज के। यानी कि इसमें फेज कोण अगर थीटा कोण यहाँ पर बन गया तो आगे पीछे होगा, जिससे ये इसको क्या होता है? स्टार्टिंग टॉर्क प्रदान करेगा। आगे पीछे हो जाएगा, आउट फेज में हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे? आउट फेज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने कैपेसिटर लगाया और कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है? धारा आगे होती है, वोल्टेज यहाँ पर पीछे हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे डिफरेंस पैदा होगा तब ये हमारा एकदम स्टार्टिंग वाइंडिंग जो होगी वो इसको स्टार्टिंग टॉर्क प्रदान करेगी। स्टार्टिंग टॉर्क प्रदान करने के कारण ही हम यहाँ पर कंडेंसर का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए कंडेंसर क्यों जरूरी है। हम बोलते हैं ना कभी कभी पंखा हमारा घूमता नहीं है और जैसे ही हम कंडेंसर लगाते हैं तो हमारा फैन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो फिर क्या होता है? आउट फेज में हो जाते हैं, उसमें धारा और वोल्टेज में डिफरेंस पैदा होता है, जिससे मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफरेंस पैदा होगा। यहाँ पर क्या होगा? जैसे अगर कंडीशन नहीं लगाऊंगा तो यहाँ पर पहले जो होगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मेरा प्लस में जाएगा, माइनस में जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर कुल मैग्नेटिक फील्ड क्या मुझे मिलेगा? शून्य मिलेगा, ठीक है। और जैसे ही मैं कैपेसिटर लगाऊंगा तो मेरा ये आउट फेज में हो जाएगा, जिससे धारा पहले चलेगी और वोल्टेज यहाँ पर कुछ मात्रा में पीछे रहेगा, जिससे मुझे मैग्नेटिक फील्ड भी कुछ अंतराल पर प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर मैं सप्लाई देता हूं तो यहाँ पर कैपेसिटर जो सीरीज में लगा होता है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग को यहाँ पर टॉर्क प्रदान करेगा, ठीक है। इस स्टार्टिंग वाइंडिंग का कार्य सिर्फ उतनी देर के लिए ही होता है जितनी देर यहाँ पर पंखा अपनी स्पीड पकड़ नहीं लेता। जैसे ही फैन
जो फैन होगा या ये जो रोटर होगा, ये घूमने वाला जो भाग होगा, ये जैसे ही अपनी स्पीड पकड़ेगा यहाँ पर स्टार्टिंग वाइंडिंग का काम समाप्त हो जाएगा और फिर यहाँ पर मेरी रनिंग वाइंडिंग कार्य करेगी। क्या कार्य करेगी? रनिंग वाइंडिंग यहाँ पर कार्य करेगी, जो इस स्टेटर को एक ही दिशा में घुमाने का प्रयास करेगी और यहाँ अपनी स्पीड पकड़ लेता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग का कार्य सिर्फ क्या होता है? स्टार्टिंग टॉर्क प्रदान करना। क्या प्रदान करना? स्टार्टिंग टॉर्क प्रदान करना। इसके बाद में रनिंग वाइंडिंग उस फैन को घुमाएगी। यहाँ पर यह देखिए, ये वाइंडिंग जो होती है ये स्थिर रहती है। यहाँ पर ये बाहर जो रोटर लगा होगा, देखिए ये रोटर आप चित्र देख लीजिए, ये रोटर कुछ इस प्रकार का होता है। वाइंडिंग के जो हमारी ये वाइंडिंग होती है, इसके आगे इसके जो गोल गोल जो लगा होता है ना, जो घूमता है, उसको हम बोलते हैं रोटर। क्या बोलते हैं? उसको हम रोटर बोलते हैं। ठीक है, जो घूमने वाला पार्ट होता है। इसी के साथ में क्या लगी होती है? फैन की पंखियां लगी होती है इस रोटर के साथ में, ये स्टेटर रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टेटर की बता दी मैंने आपको, रोटर बता दिया, कैपेसिटर बता दिया, ये तीन इसके मुख्य पार्ट यहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा पंखा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। मैग्नेटिक फील्ड के माध्यम से यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से ये रोटर गति करने लगता है। ठीक है, जिसमें कैपेसिटर की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा सीलिंग फैन। कर लेते हैं हम, हमारा अगला अप्लायंस है मिक्सर ग्राइंडर। ठीक है, मिक्सर ग्राइंडर के बारे में आप जानते ही हैं, आपके घर में उपयोग होता ही है। मिक्सर ग्राइंडर जो मसाले वगैरह पीसने के लिए, जूसर जो होता है जूस निकालने के लिए, उसमें जो मोटर प्रयोग की जाती है उस मोटर का सचित्र वर्णन ये चित्र है। यहाँ पर आप चित्र देख लीजिए, कुछ इस प्रकार की उसके अंदर की वाइंडिंग होती है, ये डायग्राम है उसका। उसमें जो प्रयोग की जाने वाली मोटर होती है वो होती है यूनिवर्सल मोटर, ना एसी ना डीसी बल्कि दोनों ही, यानी कि दोनों पर ही कार्य करने वाली मोटर को हम क्या कहते हैं? एसी और डीसी दोनों पर कार्य करती है यूनिवर्सल मोटर। ठीक है, अगर हमारे पास एसी की व्यवस्था नहीं है, लाइट चली गई, बैटरी रखी है, तो उस बैटरी से भी हम उसको चला सकते हैं, उस मोटर को। ठीक है, बैटरी है तो उसको पॉइंट को हम जोड़ करके प्लग लगा करके डीसी पर भी उसका उपयोग कर सकते हैं। देखिए इसमें जो स्पीड होती है वो हमें मिलती है लगभग 1200 से 1500 आरपीएम की स्पीड होती है इस मोटर की। ठीक है, इसमें जो वाइंडिंग देखिए, इसमें होती है, एक होती है ये फील्ड वाइंडिंग, इसको बोलते हैं हम क्या? फील्ड वाइंडिंग। ये होती है हमारी फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, फील्ड वाइंडिंग। और ये जो दिख रहा है ये आपको है यहाँ पर आर्मेचर वाइंडिंग, ये है आर्मेचर वाइंडिंग। ये इसका कम्यूटेटर होता है, ये यहाँ पर कार्बन ब्रश लगे होते हैं जिसके माध्यम से हम सप्लाई को बाहर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए किस प्रकार से ये कार्य करती है एसी पर और डीसी पे। यहाँ पे दोनों वाइंडिंग जो होती है, जो आर्मेचर की वाइंडिंग होती है और जो फील्ड वाइंडिंग होती है, ये पूरी सीरीज में जुड़ी हुई होती है। क्या होती है? ये सीरीज में जुड़ी होने के कारण ही इसका उपयोग हम एसी और डीसी दोनों में कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए जैसे ही मैं सप्लाई देता हूँ एसी या डीसी, तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। मैग्नेटिक फील्ड जब उत्पन्न होगा तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार हम इसकी जो धारा की दिशा, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा और मोशन करने की दिशा को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए जैसे ही मैं एसी यहाँ पर दूंगा तो एक अल्टरनेटिंग करंट पैदा होगा, जिससे अल्टरनेटिंग जो होगा फील्ड कॉइल में भी और इस आर्मेचर वाइंडिंग में भी, दोनों में ही एक विपरीत प्रकार का क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? आपस में क्रिया करेगा, जिसके कारण ये आर्मेचर इसका एक तरफ गति करने लगता है। उसी प्रकार अगर मैं डीसी यहाँ पर दूंगा तो डीसी में भी क्या होगा? जो फील्ड वाइंडिंग है और जो आर्मेचर वाइंडिंग है, इसमें क्या होगा? एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा जो इस स्टेटर को घुमाएगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पर कुल मिला के आपको याद रखना है कि मिक्सर ग्राइंडर में यूनिवर्सल प्रकार की मोटर प्रयोग की जाती है। ठीक है, जो कि एसी और डीसी दोनों पर कार्य कर सकती है। इसकी फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग होती है, वो दोनों एक दूसरे के सीरीज में, पूरी जो लाइन के सीरीज में ये वाइंडिंग लगी होती है। देखिए यहाँ पर मैंने फेस दिया, इसी फेस के सीरीज में ये लगी है फील्ड वाइंडिंग, ये लगी है आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, ये फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग इसके सीरीज में ही लगाई जाती है। यहाँ पर ये ब्रश होते हैं, कार्बन ब्रश। जब ये आर्मेचर घूमता है तो इस ब्रशेस के माध्यम से हमें यहाँ पर प्राप्त होती है करंट। ठीक है, जिससे कि हमारी मोटर घूर्णन गति करने लगती है। ठीक है, तो यूनिवर्सल मोटर आपको ध्यान रखना है, ये इस प्रकार से होती है और यहाँ 1200 से 1500 आरपीएम की स्पीड पर ये घूमती है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। ये पार्ट 1 घरेलू विद्युत उपकरण का, इसका पार्ट 2 भी पहले आप अच्छा पार्ट एक देख लीजिए अच्छे से, जिसमें आपको बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाके आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी जो भी एग्जाम में आती है और जब मैं बनाता हूँ आखिरी में, उसको आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, जिसमें हम बात करने वाले हैं और आगे के जो भी हमारे जो इसे अभी बहुत कुछ रह गया है, स्टेबलाइजर रह गया है, एलईडीज वगैरह, जो भी हम घरों में जो उपकरण उपयोग करते हैं
मशीनों उपयोग करते हैं उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय भारत, जय हिंद।